आज इस वीडियो में हम एक ऐसे एसेट के बारे में बात करने वाले हैं जो पहले तो इंडिया में ज्यादा पॉपुलर नहीं था, लेकिन धीरे धीरे कर इसकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है। लोग एक्चुअली में इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और साथ में गवर्नमेंट भी इसे पुश करना चाहती है। मैं बात कर रही हूँ ETF की, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अगर आप इस कंसेप्ट के बारे में नहीं जानते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको ETF की पूरी ABCD बताने वाली हूँ, जिससे आपको भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिल सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब अगर बात की जाए ETF की, तो वो बिल्कुल इंडेक्स की तरह ही काम करते हैं और ETF इंडेक्स को ही मेजरली फॉलो करते हैं। बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से लोग ETF की तरफ आज के टाइम पर ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। जो मेजर डिफरेंस होता है वो एक्सपेंस रेशियो का होता है और साथ में इसे स्टॉक की तरह भी ट्रीट किया जाता है। अब जैसे ही आप नाम से समझ रहे होंगे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, तो ये जो स्टॉक्स होते हैं यानी कि जो ETFs होते हैं, उन्हें किसी भी एक्सचेंज NSE BSE पर ट्रेड किया जाता है लाइक स्टॉक्स ओनली। जैसे आप स्टॉक्स को खरीदते हो और बेचते हो डीमैट अकाउंट के थ्रू, उसी तरीके से ETF को भी आप किसी भी स्टॉक एक्सचेंज से अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू खरीद और बेच सकते हो। अगर आप चाहो तो आप इसमें इंट्राडे भी कर सकते हो और साथ में इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट भी कर सकते हो। वहीं अगर किसी म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड की बात की जाए तो वहां पर आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। अब अगर इसे एक एग्जांपल के साथ समझा जाए तो जब आप किसी इंडेक्स फंड या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा एक कंपनी के पास जाता है, जो आपके पैसे को इकट्ठा कर अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है और उसके बदले आपको यूनिट्स दे दिए जाते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं ETF की, तो ETF में कोई भी कंपनी आपका जो अमाउंट है वो होल्ड नहीं करती है, तुरंत आपको उसके बदले शेयर्स इशू करके दे दिए जाते हैं। अब अगर म्यूचुअल फंड या फिर किसी इंडेक्स फंड की बात करें तो उसकी जो क्वांटिटी है वो आने वाले टाइम में इंक्रीज हो सकती है। मान लेते हैं आज जो म्यूचुअल फंड है वो 100 करोड़ का है। अब किसी ने अगर 50 करोड़ उसमें और इन्वेस्ट कर दिए या फिर 50 करोड़ के उन्हें और इन्वेस्टर्स मिल गए, तो वो इस म्यूचुअल फंड का साइज इंक्रीज कर सकते हैं और उस अमाउंट को मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं अगर ETFs की बात की जाए तो जो वन टाइम शेयर्स के साथ उसे इशू किया जाता है, उन्हीं शेयर्स पे ही लोग ट्रेड भी करते हैं और उन्हीं शेयर्स को खरीदना बेचना चलता रहता है, उसका साइज इंक्रीज नहीं हो सकता है। अब ETF जब मार्केट में लॉन्च होते हैं तो वो जस्ट लाइक IPOs ही होते हैं। उसमें डायरेक्टली पैसा तभी जाता है कंपनी के पास जब वो ETF लेकर आ रही है या फिर लॉन्च कर रही है। जब वो किसी एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाते हैं तो उसके बाद इसमें कोई भी पैसा कंपनी के पास नहीं जा रहा होता। बायर्स एंड सेलर्स आपस में ही उन ETFs को खरीदते और बेचते रहते हैं। अगर पहले की बात की जाए तो ETF इतना ज्यादा पॉपुलर एसेट क्लास नहीं था, लेकिन इसको पॉपुलैरिटी मिली जब गवर्नमेंट ने इसे पुश करना स्टार्ट किया। अब अगर बात की जाए 2015 की, तो उसके बाद ETFs को ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली, क्योंकि उस टाइम पर EPFO ने अपने इन्वेस्टमेंट का कुछ परसेंट ETFs में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था, जो कि लगभग 5% था और आज के टाइम पर वो 15% हो गया है। वहीं अगर मैं बात करूं नेशनल पेंशन स्कीम की, तो उसमें से भी कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट ETFs में इन्वेस्ट किया जाता है। जब इस तरीके के इन्वेस्टमेंट सामने आने लगे तो लोगों को एक्चुअली में काफी ज्यादा सिक्योरिटी मिली और ट्रस्ट क्रिएट हुआ टुवर्ड्स ETFs। अब अगर बात की जाए गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट भी अपने तरीके से काफी सारे ETF मार्केट में लेकर आ चुकी है। अब बेसिकली ये एक ऐसी सिक्योरिटी होती है जो कि आप ट्रेड कर सकते हो। अब ये जो ETFs होते हैं ये मेजरली फॉलो करते हैं इंडेक्स को, बॉन्ड्स को, कमोडिटीज को और स्टॉक्स को। अब अगर बात की जाए इसमें इशू की, तो इसमें एक छोटा सा इशू ये क्रिएट होता है कि लिक्विडिटी कम हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया में आज के टाइम पर भी ETF ज्यादा पॉपुलर नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग से ही इंडिया में ETF ज्यादा पॉपुलर नहीं थे, अब धीरे धीरे कर पॉपुलैरिटी इंक्रीज होती जा रही है। बट लिक्विडिटी का इशू तब क्रिएट होता है जब बायर्स को सेलर्स नहीं मिलते एंड सेलर्स को बायर्स नहीं मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंडेक्स में जब हम अपना पैसा इन्वेस्ट करना होता है तो हम बहुत इजीली अपना पैसा दे देते हैं और वहां पर पैसा डिवाइड कर इन्वेस्ट कर दिया जाता है। जब आप चाहो तब आप एग्जिट ले सकते हो। यहाँ पर आपकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है म्यूचुअल फंड हाउस यानी कि कंपनीज की। जब आप चाहो आप अपनी यूनिट्स को सेल कर अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हो। अगर मैं बात करूं ETFs की, तो ये भी वैसे तो पैसिवली ही मैनेज किए जाते हैं, एक्टिवली मैनेज नहीं होते हैं, बट स्टिल यहाँ पर आप क्या होता है स्टॉक्स की तरह बाय करते हो एंड सेल करते हो। अब अगर आप इसे सेल करना चाहते हो और सामने कोई बायर ही नहीं है, तो इन दैट सिचुएशन आपको लिक्विडिटी इशू फेस करना पड़ेगा और आप उस ETF से एग्जिट नहीं ले पाओगे।
तो जब भी आप किसी भी ETF में सब्सक्राइब कर रहे हो या फिर ETF खरीद रहे हो, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको उसका वॉल्यूम भी चेक कर लेना चाहिए कि उसका ट्रेड वॉल्यूम कितना है, कितने लोग उसमें एंट्री और एग्जिट ले रहे हैं। एक छोटा सा इश्यू सिर्फ यही क्रिएट होता है। अब अगर बात की जाए पॉजिटिव्स की, तो इसके काफी सारे पॉजिटिव्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंस रेशियो एक मेजर रीजन होता है जिसकी वजह से लोग ETF में स्विच करते हैं। एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर बिल्कुल ना के बराबर ही लगता है, बट यस, इसमें आपके कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगा दिए जाते हैं, जैसे कि सेबी के कुछ चार्जेस होते हैं, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस होते हैं, और साथ में ब्रोकर के भी चार्जेस होते हैं, स्टैम्प ड्यूटी होती है, GST होती है, इस तरीके के जो चार्जेस हैं वो इसमें चार्ज होते हैं। अब अगर बात की जाए कितने तरीके के ETFs होते हैं, तो इंडिया में मेजरली 3 तरीके के ही ETFs होते हैं। सबसे पहला होता है इक्विटी ETFs, उसके बाद होता है डेट ETFs, और उसके बाद आते हैं गोल्ड यानी कि कमोडिटीज ETF। सबसे ज्यादा जो ट्रेड किया जाता है वो कमोडिटीज और गोल्ड ETF में किया जाता है। अब अगर बात की जाए इक्विटी ETFs की, तो वो बेसिकली लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप के जो इंडेक्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग इसे फॉर्म किया जाता है। अब अगर बात की जाए डेट ETFs की, तो डेट ETFs मेजरली बॉन्ड्स को ही फॉलो करते हैं, और गोल्ड ETFs जो होते हैं वो गोल्ड के प्राइस को ट्रैक करते हैं। अब अगर बात की जाए गोल्ड ETFs की, तो वो 2007 में पहली बार लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था गोल्ड बीज। गोल्ड ETF एक ऐसा ETF है जिससे सबसे ज्यादा वेटेज मिलती है इन इंडिया। 2009 से लेकर 2014 तक गोल्ड ETFs ने अपना वेटेज 50% इंक्रीज कर लिया था इन ETF। अगर मैं बात करूं 2009 की, तो वो लगभग 55% था, और 2014 तक वो हो गया था 88%। अब अगर एक्सपेंस रेशियो की बात की जाए, तो जो इक्विटी ETFs होते हैं उसमें लगभग 0.01% से लेकर 0.1% तक का ही जो एक्सपेंस रेशियो है वो चार्ज किया जाता है। उसके बाद आते हैं सेक्टोरल ETFs, जिसमें 0.1 से लेकर 0.3% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज होता है। सेक्टोरल ETFs वो वाले ETFs होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, और ये अंडर इक्विटी ETFs ही आते हैं। वहीं अगर डेट ETFs की बात की जाए, तो वहां पर आपका जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो भी लगभग 0.1% से लेकर 0.3% तक होता है। अब अगर बात की जाए अपने गोल्ड ETFs के बारे में, तो गोल्ड ETFs में आपका जो एक्सपेंस रेशियो है वो लगभग 1% से लेकर 3% तक चार्ज किया जाता है। तो देखा जाए एक्सपेंस रेशियो इनमें काफी ज्यादा कम होता है। अब आ जाते हैं टैक्स के ऊपर कि इसमें टैक्स किस तरीके से काम करता है। अगर आपने अपना इन्वेस्टमेंट इक्विटी ETFs में किया हुआ है, आप 1 साल से पहले विड्रॉ कर लेते हो, तो आपका जो अमाउंट है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में आता है, जिसमें लगभग 15% का टैक्स चार्ज किया जाता है। अब इसमें एक एग्जेम्पशन ये होता है कि आपका जो गेन है वो 1 लाख या फिर 1 लाख से कम है, तो उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। अब वही अमाउंट अगर आप 1 साल के बाद विड्रॉ करते हो, तो इन दैट सिचुएशन आपका जो कैपिटल गेन टैक्स है वो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका टैक्स चार्ज होगा 10%, बट एग्जेम्पशन सेम रहेगा। अगर फिर भी आपका गेन 1 लाख या फिर उससे कम है, तो इन दैट सिचुएशन आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। अब अगर आप ETFs में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए वो जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ट्रैकिंग एरर चेक करना है, इंडेक्स से रिलेटेड होता है, जितना कम ट्रैकिंग एरर होगा उतना ज्यादा वो ETF बेटर है। दूसरी चीज, जो भी आप ETF चूज कर रहे हो उसका वॉल्यूम जरूर चेक कर लेना कि उसमें कितने ट्रेड किए जा रहे हैं। मिनिमम 1000 तो होने ही चाहिए। अगर उसके बिना अगर आप उस ETF में इन्वेस्ट करते हो, तो हो सकता है कि आपको लिक्विडिटी इशू फेस करना पड़े। और आपका एक्सपेंस रेशियो भी चेक करना है, क्योंकि अलग अलग ETFs आपको अलग अलग एक्सपेंस रेशियो प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत जरूर पड़ेगी। लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना। स्टिल कोई भी कंफ्यूजन है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।